डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने 3 लेसन पढ़ लिए। अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वह है गठबंधन की राजनीति के संबंध में, जिसमें अपन ने पार्ट 3 है इसके पढ़ लिए। आज पार्ट चौथा स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन ने पढ़े हैं गठबंधन की राजनीति का अर्थ, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भारतीय गठबंधन की राजनीति का इतिहास क्या रहा है और क्या भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषता रही है। इनके संबंध में अपन पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति के प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है इसके संबंध में। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं गठबंधन की राजनीति के लाभ के संबंध में कि लाभ है क्या, कौन कौन से लाभ हैं। क्योंकि गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल मिलकर एक प्रकार से सत्ता में आते हैं या सरकारें बनाते हैं, जिसे अपन ने गठबंधन की राजनीति कहा था। तो इस प्रकार से सरकारों का जो गठन होता है उसकी प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है। तो सबसे पहले इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे अपन। पहला पॉइंट है इसका, शासन निरंकुश नहीं बन पाता है, यानी शासन निरंकुश नहीं बन पाता है। अर्थात कहने का भावार्थ ये हुआ कि गठबंधन की राजनीति के अंदर जब सरकार बनाई जाती है विभिन्न दलों द्वारा मिलकर, तो उसमें किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहता, या अपन कह सकते हैं मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का कोई विशेष स्थान नहीं रहता है। विशेष स्थान का अर्थ यहाँ हुआ कि विशेष वर्चस्व नहीं रहता है, क्योंकि इसमें अनेक दल शामिल होते हैं। जिस प्रकार से अपन एक उदाहरण की दृष्टि से देखें, अगर एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती है तो उसके प्रधानमंत्री का वर्चस्व कुछ अलग होता है, और बहुत सारे दल मिलकर अगर इस प्रकार से सरकार बनाते हैं तो उसका वर्चस्व कुछ कम होता है। क्योंकि बहुत सारे दल जब ये मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसमें मंत्री परिषद है और है, उसमें जो भी बनाई जाती है उनमें उसके अंदर सभी दलों के सदस्यों को शामिल किया जाता है, क्योंकि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर उनको कार्य करना पड़ता है। मंत्री परिषद मनमाने तरीके से अपने कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस गठबंधन की राजनीति में शासन की निरंकुशता पर क्या लगती है, रोक लगती है। सीधा सा भावार्थ ये हुआ कि जब ये गठबंधन के तहत सरकार का गठन किया जाता है तो उसमें प्रधानमंत्री का वर्चस्व उतना नहीं होता जितना एक दल की सरकार में वर्चस्व होता है। वही अगर उदाहरण की दृष्टि से देखें, अगर कोई अपन प्राइवेट बिजनेस की बात कर लेते हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे एक तो कोई व्यक्ति अकेला कार्य करता है और एक साझे में कार्य करता है। अकेला व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करेगा अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य को संपन्न कर सकता है, लेकिन बहुत सारे साझेवाल हैं उसके अंदर, तो वो किसी भी निर्णय को अपने स्तर पर वो नहीं ले सकता। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं उसमें सभी की राय जाननी आवश्यक होती है, तब उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। तो यही स्थिति हो जाती है गठबंधन की राजनीति के अंदर, क्योंकि उसमें एक दल विशेष का वर्चस्व नहीं होता, उसमें सभी दलों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि शासन में जो निरंकुशता है उस पर रोक लग पाती है, अर्थात शासन निरंकुश नहीं हो पाता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी लाभ के अंदर वह है कि योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनका योगदान देश को ज्यादा मिलता है। अधिक योग्य व्यक्तियों का देश को योगदान मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे मिलता है? जैसे एक दल है, अगर एक दल की सरकार बनती है तो उसमें जो अच्छे योग्य इंसान होते हैं जो वास्तव में सत्ता का संचालन कर सकते हैं उसकी संख्या बहुत कम होती है। और अगर इस प्रकार से अपन सपोज करें कि कोई 20 दल मिलकर एक सरकार का गठन कर रहे हैं, उसमें अगर इसमें मान लीजिए 20 ही व्यक्ति हैं
योग्य व्यक्ति। और इस 20 दलों में अगर किसी में 5 है, किसी में 10 है, इस प्रकार से इसमें हो जाएंगे 100 के आसपास। अब एक तो 20 व्यक्ति ही योग्य आते हैं, बाकी ऐसे ही उसमें नियुक्ति देनी पड़ती है। और एक इस गठबंधन की राजनीति में प्रत्येक दल में जो योग्य व्यक्ति होता है उसको मंत्रिपरिषद में और में उसमें शामिल किया जाता है, तो उसका देश के विकास में एक अहम योगदान होता है। इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसकी गठबंधन की राजनीति की वजह से अधिक योग्य व्यक्तियों का देश को लाभ मिलता है, देश को योगदान मिलता है, या अपन कह सकते हैं लाभ मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर अपन इसको शॉर्ट शब्दों में कहे अपनी बुक के अनुसार, तो बुक में आपकी स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक दल की सरकार में उसी दल के लोगों को मंत्री लेने पड़ते हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं अगर इस गठबंधन की राजनीति के अंदर अनेक दल शामिल होते हैं तो उसमें दूसरे दलों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन जो एक दल की सरकार थी उसमें दूसरे दल का कोई योगदान नहीं था। अब अन्य दलों का योगदान भी देश के विकास में अहम रहता है, क्योंकि उसमें अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है अन्य दलों को गठबंधन की राजनीति में। यह भी इसका क्या है, एक लाभ है। अब देखते हैं अपन व्यापक जन समर्थन भी मिलता है। तीसरा पॉइंट, व्यापक जन समर्थन, यानी कि गठबंधन की राजनीति में समर्थन ज्यादा मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि गठबंधन में समर्थन ज्यादा कैसे मिला है, इसमें तो पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए ये 4 कोई दल है, A, B, C और D, और अपन मान लेते हैं इस दल के पास, A के पास कुल टोटल सीटें मान लेते हैं अपन, कुल जो सीटें हैं वो मान लीजिए अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं 200 हैं। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं A को मिल गई मान लो 70 सीटें, और जो B है उसको मिल गई जैसे 50 सीटें, और ये C है इसको मिल गई मान लो 30 सीट, और D है इसको भी मिल गई मान लो 50 सीट। इस प्रकार से ये विभाजन हो गया सीटों का, और कुल सीट हो गई 200। अब बहुमत के लिए चाहिए 50% प्लस 1 अधिक। 50% 1 अधिक का अर्थ हो गया सरकार बनाने के लिए यहाँ सीटों की आवश्यकता है 101। 101 किसी भी दल को यहाँ सीटें नहीं मिली है। मान लीजिए गठबंधन करते हैं A और B दो मिलकर, A और B और C मान लीजिए तीसरे को शामिल कर लेते हैं, ये 3 मिलकर करते हैं तो ये कुल होगी 150 सीट। अब सत्ता में आएंगे तब ये लोग 150 होंगे, उसका भी मत उनको मिला है। और अन्य पार्टियों के जो लोग हैं जो उन हार मिली है, मान लीजिए बिल्कुल नजदीक जाकर हारे और उन्हीं के माने जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं उनको व्यापक जन समर्थन मिलता है, 50 से अलग रहती है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति में जनमत समर्थन है वो बहुत ज्यादा मिलता है, जनमत संग्रह का दायरा बढ़ जाता है। और गठबंधन में शामिल जितने भी ये दल होते हैं इनकी जो संख्या होती है जितनी ज्यादा होती है उतना ही जन समर्थन क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। और उसकी जो सरकार की जो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वीकार्यता है वो भी बढ़ जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि गठबंधन में जितने ज्यादा दल शामिल होंगे उतना ही जन समर्थन क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। और जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष के लिए ही या सरकार बनाने के लिए ही गठबंधन किया जाए, विपक्ष के लिए भी गठबंधन किया जा सकता है। तो इससे सशक्त विपक्ष का भी निर्माण होता है। मान लीजिए ये 2 दल हैं, इसी उदाहरण को देखते हैं। ये 2 दल मिलकर क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। 2 दल मिल जाएंगे तो इनको लगभग 120 सीटें प्राप्त हो जाती है। और इधर ये अगर दोनों गठबंधन नहीं करते हैं तो अकेले अकेले तो हो जाएंगे 30-30। अगर ये गठबंधन कर विपक्ष में बैठते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या 80 हो जाएगी। तो गठबंधन के तहत विपक्ष भी क्या होता है, मजबूत होता है। अगर अपन देखें इसको शॉर्ट शब्दों में तो गठबंधन की राजनीति का ये एक महत्वपूर्ण लाभ है कि राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल में उतना ही प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता। जो सत्तारूढ़ का अर्थ होगा जो सत्ता में उसका विरोध है वो, अब मान लीजिए सत्ता में A और B बैठे हैं, C और D अकेले अकेले हैं दोनों, तो इतना विरोध उसका नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ दल का विरोध करने के लिए भी इस प्रकार से ये गठबंधन बनाते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से उस
के विरोध में अपना मजबूत अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से गठबंधन बना सकें, ताकि देश के विकास के संबंध में वो आवाज को बुलंद कर सकें और जो सरकार है उसके मनमाने ढंग पर भी रोके लगा सके। इस संबंध में आपको मैंने दो गठबंधन बताए हुए हैं, एक एनडीए और एक यूपीए। और एक जो अंतिम आता है वह आता है अतिवाद से मुक्ति मिलती है। गठबंधन की राजनीति से अतिवाद का अर्थ ये हो गया एक प्रकार से अपन की किसी भी सरकार को अपन कह सकते हैं कि एक मनमानी तरीके ढंग से या किसी के ऊपर थोपने से इस प्रकार से इस गठबंधन की राजनीति के तहत बचा जा सकता है। ये भी अपने को एक इसका प्रॉफिट मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक पक्ष या अपन कह सकते हैं गठबंधन की राजनीति के लाभ जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति के क्या लाभ हैं या गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है। अब अपन देखते हैं गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव क्या है, क्योंकि सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव, ये तो ऊपर अब अभी अपन ने पढ़े हैं, ये पूरे के पूरे ये तो अपन ने पढ़े हैं सकारात्मक प्रभाव। और अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वह है गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव, यानी इसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। इससे अस्थायी निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये गठबंधन है, ये जो बनते हैं ये किसी को अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब ये राजनीतिक दल आपस में गठबंधन कर सत्ता प्राप्ति के लिए या राजनीतिक लाभ प्राप्ति को मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रकार से क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं। अगर उनको लगता है कि अपन जिस उद्देश्य के लिए गठबंधन किया था वो अपना पूर्ण नहीं हो रहा है तो ये क्या कर लेते हैं, अपने निजी लाभ के लिए ही उससे से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इससे जो सरकार बनती है उसका बहुमत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इससे ये सरकार का जो स्थायित्व एक होना चाहिए उसको खतरा बना रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो इसका एक नकारात्मक पक्ष है। कहने का सीधा सा भाव अर्थ किया कि गठबंधन की राजनीति में अपने सत्ता प्राप्ति के लिए या अपने लाभ के लिए ये गठबंधन करते हैं। अगर वो लाभ उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता है तो ये अपना गठबंधन से समर्थन वापस ले लेते हैं, जिससे सरकार गिरे जाती है और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। और अपन सब जानते हैं जो विकास के कार्य वो केवल जो एक स्थायी सरकार है वही कर सकती है। अस्थायी सरकार कभी विकास का कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अस्थायी इस प्रकार की सरकार है वो अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा प्रयत्नरत रहती है, नहीं कि देश के विकास के लिए। और दूसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में ये एक प्रकार से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं, सामूहिक उत्तरदायित्व का कमजोर होना। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं इस प्रकार से गठबंधन की राजनीति में जब ये सरकार बनाई जाती है तो उसमें विभिन्न दलों के लोग होते हैं और विभिन्न दलों की अलग अलग अपनी अपनी क्या होती है, विचारधारा होती है। और सब जो गठबंधन में दल शामिल होते हैं उनके सभी दलों के कुछ सदस्यों को मंत्रिपरिषद में और में उसको शामिल किया जाता है और उनकी विचारधारा अलग होने की वजह से आपस में उसमें विद्वेषता की भावना उत्पन्न होती है। और ये अपन कह सकते हैं कि ये अलग अलग विचारधारा होने के कारण उसको एक सूत्र में बांध कर भी अपन नहीं रख सकते, अर्थात अपन कह सकते हैं एक सूत्र में पिरोकर काम नहीं किया जा सकता। क्यों, कहीं ना कहीं आपस में विचारधारा के आधार पर इन मंत्रियों आदि में क्या हो जाता है, मंत्रियों आदि में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और अपन अच्छे से जानते हैं जो सरकार होती है वो बिल्कुल गठबंधन की राजनीति में कमजोर होती है। सरकार का कमजोर
होना, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में जब ये इस प्रकार से बहुमत प्राप्त किया जाता है तो उनको एक प्रकार से भय बना रहता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार जा सकती है। तो एक प्रकार से सरकार अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रयत्नरत रहती है। वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्पित होकर जिस विकास के लिए उनको काम करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि दृढ़ता पूर्वक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है। दृढ़ता पूर्वक कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाती है, क्योंकि उनको एक प्रकार से भय रहता है। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका, वो भी बिल्कुल क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। यानी प्रधानमंत्री की जो चौथा पॉइंट वह है, प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं या उसकी जो भूमिका होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सीमित हो जाती है। क्यों हो जाती है? अपन सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में शामिल जो भी सदस्य होते हैं जितने भी, क्योंकि उसमें एक दल के तो होते नहीं, गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दलों के सदस्यों को शामिल किया जाता है, उस पे वो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए वो नियंत्रण नहीं रख पाता है। और वो जिस इस प्रकार के गठबंधन में जो सम्मिलित मंत्री होते हैं वो अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के निर्देशों का। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं ए, बी और सी, ए प्रभावशाली सबसे ज्यादा है, उसका प्रधानमंत्री है। बी और सी इसके व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं बी और सी की, उस ये जो बात है वो अपने जो गठ जो संगठन है या अपना दल है उसके निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के निर्देशन अनुसार कार्य करते हैं। इसी वजह से ये सरकार एक प्रकार से अस्थायी सी रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति गठबंधन की राजनीति में क्या होती है, कमजोर होती है। और ये गठबंधन है उसमें ज्यादा क्षेत्रीय दलों का ज्यादा प्रभाव रहता है, और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहेगा तो अपन ने क्षेत्रवाद के अंदर पढ़ा था, क्षेत्रवाद को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय हितों को कम ध्यान में रखा जाएगा। जैसे अपन ने पहले मैंने आपको बताया था यूपीए में 2014 से पहले जब सरकार थी तो उस समय अपने रेल मंत्री थी वो थी ममता बनर्जी। उन्होंने पूरे देश के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, जाकर रेल के विकास में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ज्यादा जोर दिया था। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयवाद को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा रहता है, जो एक प्रकार से क्षेत्रवाद को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ये भी हानिकारक है। और सरकार अपन सब ने पढ़ लिया, इसमें सरकार है वो क्या रहती है, अस्थायी सरकार रहती है। और इस प्रकार की स्थिति की वजह से अपन सब जानते हैं राष्ट्रीय एकता को क्या रहता है, खतरा रहता है। जैसे गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के हितों को साधने पर अधिक बल देते हैं। प्रधानमंत्री की सरकार में स्थायित्व के कारण अपने यानी कि एक प्रकार से उनको पता है कि उनको आज अपने को प्रधानमंत्री को भी सख्त आवश्यकता है, तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उस पर प्रेशर रखते हैं। जैसे ममता बनर्जी के विरोध का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश के साथ संबंधों पर दबाव रहे थे। तो यही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय एकता को भी खतरा रहता है। इन क्षेत्रीय दलों के दबदबों की वजह से वो राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर नहीं रखते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर अपन बात करते हैं विदेश नीति की, विदेश नीति, तो सुदृढ़ विदेश नीति का भी एक प्रकार से निर्धारण नहीं किया जा सकता। सुदृढ़ विदेश नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार से आपस में एक प्रकार से आपसी स्थिति जो दलों की होती है विचारधारा के आधार पर, उसमें आपसी सहमति नहीं बन पाती है। जिससे अपन कह सकते हैं कि कोई विदेशों के साथ किसी भी प्रकार का संधि अथवा समझौता करना है तो सहयोगी दलों की सलाह लेनी आवश्यक होती है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक प्रकार से अपने संवेग के आधार पर किसी भी प्रकार से अपने दल के आधार पर, अपन कह सकते हैं अपनी विचारधारा के आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकता। और सरकार की किसी भी प्रकार की
जो नीतियां होती हैं इनकी अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। और सरकार में विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं, सरकार के विभिन्न मंत्रालय, उसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो तालमेल है उसका भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग दलों के लोग होते हैं और उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। मंत्रियों के अपने राजनीतिक दल के आधार पर उसके अलग अलग गुप्त एजेंडे पर वो कार्य करते हैं, जिससे वो अपना निजी हित साधने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो मंत्रालय है उसमें आपसी द्वेषता बनी रहती है, अर्थात अपन कह सकते हैं असहयोग की भावना बनी रहती है, जिसकी वजह से आपस में एक गतिरोध उत्पन्न होता रहता है। और ये तो होते हैं इसी आधार पर इसके नकारात्मक पक्ष। जो आज की कक्षा में अपन ने पढ़ा है वह पढ़ा है जो भारतीय गठबंधन की राजनीति है उसमें लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है। जो महत्वपूर्ण जो दो राजनीतिक गठबंधन है उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, एक एनडीए है, एक यूपी है, और साथ में जो तीसरा गठबंधन चल रहा है वह है वामपंथी राजनीतिक दलों का, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आज ये लेसन अपना कंप्लीट होता है और मैं समझता हूँ आपकी ये बेहतरीन समझ में आया भी होगा और पीडीएफ फाइल से आप होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। और बाकी का जो लेसन है, जो अपनी अगली इकाई है 4th इकाई, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।